तो हम लोग बात कर रहे थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रियम्बल ये हमने पढ़ना शुरू की थी। और प्रियम्बल पढ़ते पढ़ते पहली लाइन जो कही थी, वो पहली लाइन ये बोली थी कि ये ऐसा अधिनियम नहीं है साक्ष्य से संबंधित विषय पर जिसे एक्सक्लूसिव एक्ट ये कहा जाए। एक्सक्लूसिव एक्ट का मतलब निश्शेषी अधिनियम। एक्सक्लूसिव को हिंदी में क्या बोलेंगे? निश्शेषी अधिनियम। निश्शेषी अधिनियम का तात्पर्य यह हुआ कि संबंधित विषय पर उस अधिनियम में जो कुछ लिखा है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। संबंधित विषय पर कोई सवाल जब भी उठेगा तब उसी अधिनियम को देखा जाएगा और उस अधिनियम के मुताबिक ही उस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश ये की जाएगी। यदि ऐसी भाषा ये अधिनियम में प्रयोग ये हुई है तो फिर अधिनियम कैसा होता है? एक्सक्लूसिव, निश्शेषी। साक्ष्य अधिनियम में जो भाषा प्रयुक्त हुई है, इस भाषा को आप देखेंगे तो यह स्पष्ट कर देती है कि एक्सक्लूसिव एविडेंस एक्ट नहीं है। यानी साक्ष्य से संबंधित विषय पर इसी अधिनियम के प्रावधानों तक हम खुद को सीमित रखेंगे। ये अनुमित, अलाउड लेजिस्लेचर की ओर से नहीं। क्योंकि आप देखें क्या कहता है, कहता है निष्पक्ष विचार के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका उपबंध करने के लिए अधिनियम। उसने केवल यह नहीं कहा कि निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के नियमों को समेकित करने के लिए और उनका उपबंध करने के लिए अधिनियम। उसने कहा साक्ष्य, निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के नियमों और सिद्धांतों को। ठीक है, तो ये और सिद्धांतों को, ये शब्द प्रयोग ये क्यों हो गया? हमने बार बार कहा कि लेजिस्लेचर के किसी भी काम के लिए आप ये नहीं मानेंगे कि लेजिस्लेचर ने वो काम बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी कारण के ये किया है। लेजिस्लेचर ऐसी बॉडी नहीं है जिसके पास इतना समय हो कि वह बिना किसी कारण के या बिना किसी प्रयोजन के कोई काम कर सके। इसके अतिरिक्त माना यह जाता है कि लेजिस्लेचर जो कुछ कर रही है वह जानबूझकर कर रही है। इसलिए अधिनियम में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द को अर्थान्वयन के सिद्धांतों के अनुसार प्रॉपर अर्थ यह देने की कोशिश व्याख्याकारों के द्वारा होती है। और अधिनियम का अधिकृत व्याख्याकार कौन है? न्यायालय। क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशनली व्यवस्था है। तो जब सबसे पहली बार आप अधिनियम की प्रस्तावना इसे पढ़ना शुरू करते हैं तो वो कह रहा है निष्पक्ष विचारण, इसको सुनिश्चित करने के लिए उपबंध और सिद्धांत दोनों की व्यवस्था करने के लिए अधिनियम पारित किया गया है। केवल उपबंध, निष्पक्ष विचारण को सुनिश्चित करने के लिए इनका उपबंध करना इस अधिनियम का उद्देश्य हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने एंड कंजंक्शन का प्रयोग किया है। और जब एंड कंजंक्शन का प्रयोग किया, इसका मतलब लेजिस्लेचर कुछ और भी कहना चाहती है। इसका अर्थ यह निकला कि जब हम किसी विषय पर, किसी निष्कर्ष पर आने के लिए साक्ष्य से संबंधित तथ्यों की खोज ये कर रहे हैं, तो साक्ष्य से संबंधित तथ्य, इनकी खोज के लिए यदि कोई नियम इस अधिनियम में दिया गया है तो हम उसे मानेंगे। और उसे मानने के लिए हम विवश हैं, बाध्य हैं, क्योंकि वह नियम इस अधिनियम में दिया गया है। इसलिए उस नियम की अवहेलना हम नहीं कर सकते। लेकिन यदि किसी विषय पर किसी साक्ष्य से संबंधित तथ्य के अन्वेषण के लिए कोई नियम ये इस अधिनियम में नहीं है, तो हम साक्ष्य से संबंधित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उस विषय पर किसी तथ्य के साक्ष्य को ग्राह्य करेंगे या किसी तथ्य के साक्ष्य को ग्राह्य नहीं करेंगे।
ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि संबंधित विषय पर किसी निष्कर्ष पर आने के लिए कोई तथ्य सहायक हो, और अगर किसी विषय पर किसी निष्कर्ष पर आने के लिए कोई तथ्य सहायक है तो वह तथ्य जो सहायता कर रहा है आपका आपकी किसी निष्कर्ष पर आने में, वह तथ्य साक्ष्य कहलाता है, ठीक है, विद कानून की भाषा में उसी को साक्ष्य कहते हैं। कल भी हमने कहा था कि न्यायालय के समक्ष बहुत सारे विषय होते हैं, उन पर न्यायालय को किसी निष्कर्ष पर आना होता है। न्यायालय के समक्ष विषय है कि क्या इन्हें कत्ल किया है, यह विषय है न्यायालय के समक्ष। एक ही मृत्यु हुई है, नो डाउट, एक ही मृत्यु बी के हाथों हुई है, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन ए के हाथों बी की मृत्यु, क्या इसको हत्या मान लिया जाए? क्योंकि ए के द्वारा बी की मृत्यु सिर्फ इस तथ्य के कारण हम, ठीक है, ए की मृत्यु को हत्या नहीं मान सकते, क्योंकि ए की, ठीक है, मृत्यु बी के हाथों हत्या मान ली जाए, इसके लिए सबसे पहली जरूरत क्या है कि ये आप साबित करें कि ए ने जो बी की मृत्यु कारित की है बस साक्ष्य कारित की है, या ठीक है ये ज्ञान रखते हुए उस कार्य के माध्यम से कारित की जिस कार्य के माध्यम से उसकी मृत्यु कारित हो जाना, या तो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में, ठीक है, और या फिर, ठीक है, कम से कम बी की मृत्यु उस कार्य से हो जाएगी, ये ज्ञान रखते हुए यह कार्य स्वयं में इतना खतरनाक था कि किसी भी मानव प्राणी की मृत्यु उस कार्य से हो सकती थी। इन तीन बातों में से कोई एक बात आपको जरूर साबित करनी होगी, अन्यथा की स्थिति में सिर्फ यह कहकर कि बी की मृत्यु ए ने कारित की है, सॉरी, ए की मृत्यु बी ने कारित की है, आप बी को हत्या का दोषी ठहरा दो, यह संभव नहीं है, ठीक है। तो बी का आशय, बी का ज्ञान संबंधित कार्य के संबंध में, इसे दर्शित करने वाला प्रत्येक तथ्य, ठीक है, साक्ष्य की डेफिनेशन में आ जाएगा, क्योंकि वो तथ्य ऐसा है जो न्यायालय को किसी निष्कर्ष पर आने में सहायता करता है। अब उस तथ्य को, ठीक है, किस प्रक्रिया से ग्रहण किया जाए, वह प्रक्रिया इस अधिनियम में लिखी है तो अच्छा है, उस तथ्य को इस अधिनियम में, ठीक है, सुसंगत तथ्यों के रूप में वर्णित किया गया बेहतर है, लेकिन अगर नहीं भी वर्णित किया है तो साक्ष्य से संबंधित सिद्धांत ये कहते हैं कि जिस विषय पर न्यायालय को किसी निष्कर्ष पर आना हो, उस निष्कर्ष पर आने में जो तथ्य न्यायालय की सहायता करे वो साक्ष्य है। साक्ष्य से संबंधित सिद्धांत यही कहता है, सिद्धांत अलग बात है और नियम अलग बात है। हमने कल भी उदाहरण दिया था, जैसे 124 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहती है कि राष्ट्रपति, ठीक है, क्या करेंगे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। उच्च न्यायालयों की तो बात नहीं करते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करती। तो क्या राष्ट्रपति, ठीक है, स्वयं नियुक्ति करेंगे? इस विषय पर फिर 124 में मार्गदर्शन दिया गया कि मुख्य न्यायमूर्ति की सहायता से, मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श। अब मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से इन शब्दों के क्या अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से इसका एक अर्थ तो यह हो सकता है कि मुख्य न्यायमूर्ति जिसको बताएं उसको न्यायाधीश नियुक्त कर दो। एक अर्थ यह भी हो सकता है कि मुख्य न्यायमूर्ति जिसको बताए वो यदि ठीक हो तो उसे नियुक्त कर दो आपकी निगाह में। और तीसरा अर्थ हो सकता है कि मुख्य न्यायमूर्ति जिसे बताएं उसमें अगर बहुत बड़ी खराबी कोई न हो तो नियुक्त कर दो। इन तीन अर्थों में से कौन सा अर्थ ग्रहण किया जाए, इस विषय पर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना, उस सिद्धांत को हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हुई है? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना एक निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना, ठीक है, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए
ये की गई है हिंदुस्तान में। और जब उस उद्देश्य की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए हम मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से इन शब्दों का अर्थान्वयन करते हैं, तो हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि जो अर्थ है वो यहां पर यह ग्रह होना चाहिए कि जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ठीक है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा बताए गए नाम में कोई बहुत बड़ी खराबी ये न दिख रही हो, तब तक राष्ट्रपति को उसे ही अपॉइंट कर देना चाहिए। और यही बात निकल कर कहां आई है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसका जो निर्णय आधार है वही यही है। ठीक है, तो हम देखेंगे उद्देशिका क्या कहती है। उद्देशिका कहती है कि साक्ष्य से संबंधित नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने के लिए, ठीक है, और उनका उपबंध करने के लिए यह अधिनियम इनेक्ट हुआ है। इससे सीधा अर्थ निकल आया कि ये एक्सक्लूसिव एविडेंस एक्ट हो नहीं, जहां हमें साक्ष्य से संबंधित नियम मिल जाएंगे इस अधिनियम में, तो हम उन्हें फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि वे अधिनियम के भाग हैं। उस विषय पर हम साक्ष्य से संबंधित सिद्धांतों के अनुसार किसी अन्य नियम को फॉलो करने के लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि उस विषय पर उपबंध हो गया। जैसे हिंदू लॉ में आप देखते हैं, हिंदू विवाह से संबंधित जिन विषयों पर उस अधिनियम में उपबंध हो गया, ठीक है ना, हिंदू विवाह से संबंधित जिन विषयों पर उस अधिनियम में उपबंध हो गया, उन सारे विषयों पर, ठीक है, शास्त्रीय हिंदू विधि, उसका कोई पाठ, उसका कोई निर्वचन, किसी अन्य विधि में कुछ भी लिखा हुआ है, वह सब कुछ निरसित हो गया, ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया है। मेरा ख्याल है संभवतः सेक्शन 4 या 5 है, ठीक है, ओवरराइडिंग इफेक्ट ये दे दिया। ये कहा कि उस विषय पर सब कुछ निरस्त, लेकिन जिन विषयों पर हिंदू विवाह अधिनियम में प्रावधान नहीं हुआ, उन विषयों पर सारी प्राचीन हिंदू विधि ये लागू है। विवाह एक विधि सम्मत विवाह कैसे होगा, ये तो सेक्शन 7 बताएगा, लेकिन शादी किस ढंग से करेंगे, सेक्शन 7 है, 1 या 2 में कह रहा है कि पक्षकारों क्या जरूरी विवाह की प्रचलित है, उन दोनों पक्षकारों में किसी एक पक्षकार क्या प्रचलित रूढ़ि के मुताबिक या तो शादी करिए, या शास्त्रीय तरीका वो अपनाइए। और जब शास्त्रीय तरीका आप अपनाएंगे तब सप्तपदी अगर उसका भाग है, तो फिर क्या, जब 7वां पग उठ जाएगा तो विवाह संपन्न होगा। लेकिन शादी में क्या क्या होगा ये नहीं लिखा है सेक्शन 7 में, वो तो प्राचीन हिंदू विधि वही निर्धारित करेगी, उसी ढंग से होगा, ठीक है ना। तो जहां पर उपबंध आ गया तब उस उपबंध को हम फॉलो करेंगे, और जहां पर उपबंध नहीं है वहां पर साक्ष्य से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनको फॉलो करते हुए हम, ठीक है, विषयों से संबंधित साक्ष्य न्यायालय के समक्ष रखेंगे। यही अधिनियम की भावना है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अधिनियम निश्चेषी न पहले वाला था न ये है, दोनों ही नहीं है। और इस विषय पर पूर्व के अधिनियम और वर्तमान अधिनियम में कोई अंतर नहीं है। पूर्व का अधिनियम क्या कहता है, साक्ष्य से संबंधित विधि को समेकित, संशोधित और परिभाषित करने के लिए अधिनियम, और आपका क्या कह रहा है, निष्पक्ष विचारणों को सुनिश्चित करने के लिए। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, इसलिए निष्पक्ष विचारणों को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारी चीजें जो पूर्व के अधिनियम में नहीं है वो इस अधिनियम में शामिल की जा सकती है। इसलिए इस अधिनियम को पारित किया गया। तो पूर्व का भी निश्चेषी नहीं और यह भी निश्चेषी नहीं है, और यह निश्चेषी नहीं है इस बात के समर्थन में जो प्रमाण है, दलील है, वो दलील का है और के बाद जो कुछ लिखा है ये प्रमाण है इस बात का। कहता है निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को संबोधित और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका उपबंध करने के लिए
अधिनियम भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो। भारत गणराज्य के, भारत देश के नहीं, भारत देश सनातन है, कब से पता नहीं, आप एग्जैक्ट टाइम के मुताबिक नहीं बता सकते कि भारत कब से है। राष्ट्र के रूप में भारत बहुत पहले से है, जब ईसा भी दुनिया में नहीं थे। ईसा से 300-400 वर्ष पूर्व सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तब भी भारत एक राष्ट्र के रूप में मौजूद था। ठीक है ना, ईसा से 300-400 वर्ष पूर्व तब भी भारत एक राष्ट्र के रूप में मौजूद था। तो भारत राष्ट्र या भारत राजनीतिक रूप से भारत इस नहीं कहा, उन्होंने कहा भारत गणराज्य के। इसका मतलब भारत गणराज्य है, ये काफी लेट बना है। और उसका अर्थ यह भी निकला कि गणराज्य का अपना ही कोई अर्थ होता है जो भारत पूर्व में नहीं था। तभी उसने भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में, यानी भारत गणराज्य जब बन गया उसके 74वें वर्ष में यह अधिनियमित हुआ। तो भारत गणराज्य कब बना? 74 वर्ष, 74 पीछे चले जाइए तो सन आता है 1950। 1950 में कब बना? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को हम क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस। इसीलिए बोलते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन लागू हुआ, ये कारण नहीं है उसका। अगर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ ये कारण होता तो हम उसे 26 जनवरी को संविधान दिवस बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। वो गणतंत्र दिवस इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत वाकई उसी दिन गणतंत्र बना था। तो गणतंत्र का कोई अर्थ होता होगा, और गणतंत्र का अर्थ क्या है? ठीक है, गणतंत्र का अर्थ होता है कि वह देश जिसका प्रमुख निर्वाचित वह किसी विशेष वंश से नहीं आता। 26 जनवरी 1950 को ही पहली बार अनुच्छेद 52 अस्तित्व में आया था, जिसने कहा था भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और उस राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा उसकी रीति दी थी। और 26 जनवरी 1950 को जो पहले राष्ट्रपति भारत के बने वे निर्वाचित राष्ट्रपति थे। क्यों? वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान सभा निर्वाचित थी, इलेक्टेड नहीं, आपका सेलेक्टेड नहीं थी, इलेक्टेड थी। इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारत पहली बार गणतंत्र बना और उसके बाद भारत का राष्ट्र प्रमुख चुनाव के माध्यम से चुनकर आया, उस निर्वाचक मंडल की सहायता से जो अनुच्छेद 53 के अनुसार बना। तो भारत गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 को। और यह कब अधिनियमित हुआ? 74वें वर्ष के। ठीक है, भारत गणराज्य के यानी 1900, ठीक है, ये आपका 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना। और ये कब? 2023। ठीक है, ये आपका तो 2023 तो 74वां वर्ष चल रहा था ना। 74 वर्ष पूरे कब होंगे? जब आपका 2023 का लास्ट डे होगा, उस दिन 74 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो 74वें वर्ष में यह अधिनियमित हुआ। कौन से? भारत गणराज्य का। किसी भी काम को करने की कोई आवश्यकता होती है, ठीक है, अकारण कोई काम नहीं होता। इसको अधिनियमित करने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसको विधायिका ने अधिकृत रूप से पाठकों के समक्ष रखा है, अध्येताओं के समक्ष रखा है अधिनियमित रूप से, ताकि इससे अधिनियमित करने के कारणों के विषय पर कोई मतभेद ये न रहे। और कारणों की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये केवल 1-2 बरस नहीं रहना है, ये अब रहना ही रहना है। तो जब कभी इस बात की आवश्यकता पड़ेगी कि अमुक तथ्य को किसी जांचाधीन विषय के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जाए या न किया जाए, ठीक है, तो हमें देखना होगा कि इस अधिनियम को पारित क्यों किया गया था। तब हमें कारणों की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, उद्देश्य और कारण, ऑब्जेक्ट एंड रीजन, इसकी जरूरत पड़ेगी ताकि हम ये तय कर सकें
कि संबंधित तथ्य संबंधित विषय के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हो या न हो। इसलिए हमें उद्देश्य और कारणों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए विधायिका ने उद्देश्य और कारण जोड़ दिए। ठीक है, उसने बताया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में साक्ष्य से संबंधित विधि को समेकित करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था, जिस पर न्यायालय मामले के तथ्यों के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है और उस पर निर्णय की उद्घोषणा करता है। और यह 1 सितंबर 1872 को प्रवृत्त हुआ था। ये तो बात सामान्य है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। सबसेक्शन 2 में उसने बताया कि इस अधिनियम को 1872 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हुए अधिनियमित करने की जरूरत काहे पड़ गई है। तो उसने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के 7 दशकों का अनुभव हमारी दांडिक विधियों के, जिसके अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के समग्र पुनर्विलोकन और समकालीन आवश्यकताओं तथा लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार उन्हें अंगीकृत करने की मांग करता है। साक्ष्य विधि जो एक मौलिक या प्रक्रिया विधि नहीं है, विशेषण विधि की श्रेणी में आती है, जो अभिवचन को और उस विधि को परिभाषित करती है जिसके द्वारा मौलिक या प्रक्रिया विधियों को प्रचालन में लाया जाता है। विद्यमान विधि पिछले कुछ दशकों के दौरान देश में हुई प्रौद्योगिकी उन्नति को संबोधित नहीं करती है। दिस इज द रीजन, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी। कि ठीक है, 1872 में एक अधिनियम आया, ठीक है, और 1872 का अधिनियम इसके मुताबिक विचारण चल भी रहे थे, लेकिन फिर भी चूंकि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, जिनके मुताबिक निष्पक्ष विचारण अधिक आसानी से सुनिश्चित किया जा सकता है, साक्ष्य से संबंधित विधि, ठीक है, उनको अपने में समाहित नहीं करती थी, जिस वजह से, ठीक है, दांडिक न्याय प्रशासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए यह नया अधिनियम इसको अस्तित्व में लाया गया है। और साक्ष्य से संबंधित विधि प्रक्रिया विधि या एडजेक्टिव लॉ कहलाती है। ये तो सही है। इसको एडजेक्टिव लॉ कहते क्यों है? क्यों? इसलिए क्योंकि न्यायालय के समक्ष जो भी विषय आ रहे हैं, उन विषयों में उस विषय की प्रकृति और कारण इसी को स्पष्ट करना है। और साक्ष्य से संबंधित विधि किसी विषय की प्रकृति और कारण को अपने में समाहित करने वाले नियमों को ही समाहित करती है। ए ने बी की हत्या, ठीक है, आप कहते हो ए ने बी की हत्या की, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि ए ने बी की मृत्यु कारित की, और ए के द्वारा जो बी की मृत्यु कारित करने की घटना है उसकी प्रकृति हत्या की है, क्योंकि यह सदा और सर्वदा नहीं है कि ए बी की मृत्यु कारित करे और ए के द्वारा बी की मृत्यु का कारित किया जाना यह हत्या बन जाए। यह हमेशा नहीं होगा, ठीक है। जब ए के द्वारा बी की मृत्यु कुछ निश्चित परिस्थितियों में कारित की जाएगी, तब ए की मृत्यु, ठीक है, बी के द्वारा कारित किया जाना या ए के द्वारा बी की मृत्यु कारित किया जाना यह हत्या का रूप ये ग्रहण करेगा। उससे पहले, ठीक है, ये मृत्यु हत्या का रूप ग्रहण कर ले, यह संभव भी नहीं। तो साक्ष्य से संबंधित विधि उन परिस्थितियों को न्यायालय के समक्ष रखने का तरीका यह बताएगी जिन परिस्थितियों को न्यायालय के समक्ष रख देने पर वह मृत्यु हत्या का स्वरूप या तो ग्रहण कर लेगी या वह मृत्यु हत्या की परिभाषा से बाहर आ जाएगी। और हत्या की परिभाषा से अगर बाहर हो गई तो उस मृत्यु के लिए किसी को हत्या के दायित्व से दायित्वाधीन ये नहीं किया जा सकता। और अगर वह मृत्यु हत्या की परिभाषा के भीतर आ गई उन परिस्थितियों को न्यायालय के समक्ष रखने पर, तब उस मृत्यु के लिए दायित्व यह उत्पन्न होगा और फिर वो जो मृत्यु जिसने कारित की होगी वो दायित्व के अधीन आ जाएगा। दायित्व के अधीन यानी दंडित किया जाएगा। और बस न्यायालय के समक्ष कंट्रोवर्सी जो आएगी वो तो यही आएगी, ठीक है ना। तो साक्ष्य से संबंधित विधि उन परिस्थितियों को न्यायालय के समक्ष रखने का तरीका बताती है जो क्या करेगी कि किसी मृत्यु की प्रकृति को निर्धारित करेगी।
इसलिए साक्ष्य से संबंधित विधि, ठीक है, विषयों की विशेषता कि वह विषय हत्या की परिभाषा में आता है या नहीं आता, ठीक है, इसको स्पष्ट करने का तरीका न्यायालय के समक्ष बताती है। इसलिए साक्ष्य से संबंधित विधि को हम एडजेक्टिव लॉ कहते हैं। इसका कोई संबंध पक्षकारों के अधिकारों से नहीं है, ठीक है। पक्षकार दायित्व के अधीन आने योग्य हैं या मुक्त होने योग्य हैं, ठीक है, यह साक्ष्य से तय नहीं होगा, बल्कि साक्ष्य इस बात को तय करेगा कि किन परिस्थितियों को न्यायालय के समक्ष किस प्रकार से रखा जाए ताकि संबंधित विषय यानी पक्षकार हत्या के दायित्व से भारित किए जाएं या हत्या के दायित्व से मुक्त किए जाएं। इस विषय पर निर्णय लेने के लिए जिन तथ्यों की सहायता न्यायालय को चाहिए, उन तथ्यों की पहचान और उन तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखने का तरीका, बस यही साक्ष्य संबंधी विषय की या साक्ष्य से संबंधित विधि की विषय वस्तु है। और इसीलिए कहा जाता है कि साक्ष्य से संबंधित जो विधि है वो सबस्टेंटिव लॉ ये नहीं है, वो कैसी है, प्रक्रिया विधि मानी जाएगी और उसे विशेषण या एडजेक्टिव लॉ ये भी कहा जाता है। इसीलिए उसे एडजेक्टिव लॉ कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह उन विशेष परिस्थितियों को न्यायालय के समक्ष रखे जाने का तरीका और उन विशेष परिस्थितियों की पहचान करती है जो न्यायालय के समक्ष जो विचाराधीन विषय हैं उन पर न्यायालय को किसी निष्कर्ष पर आने में मदद करती है, ठीक है। तो जो आपका ऑब्जेक्ट एंड रीजन का क्लास है उसका सबसेक्शन 2 उस कारण को निर्धारित करता है जिस कारण से इस नए अधिनियम को पारित करने की आवश्यकता पड़ी है, और वो कारण एक ही है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको अपने में समाहित इस विधि ने नहीं किया। सबसेक्शन 3 कहता तदनुसार, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यह बताया है, हर वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कुछ अपने में अलग सी बात कहती हो, ठीक है। और सबसेक्शन 3 अलग बात कह रहा है, इसमें बता रहा है कि पहला ड्राफ्ट जो इंडियन एविडेंस एक्ट का था, नए एविडेंस एक्ट का, ठीक है, जो पहला ड्राफ्ट था वो विड्रॉ हुआ है और वो किस तारीख को पार्लियामेंट में आया था और क्यों विड्रॉ हुआ ये बता रहा है। और फिर सेकंड ड्राफ्ट जो लाया गया उसको इस अधिनियम के रूप में मान्यता मिली है। ये बात चूंकि सबसेक्शन 3 में लिखी है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एग्जाम के कहता है कि तदनुसार यानी सबसेक्शन 2 के अनुसार, तदनुसार शब्द का अपना अर्थ है, कहता तदनुसार, इसका मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अपने में समाहित करने के लिए क्या हुआ है, तारीख 11 अगस्त 2023 को एक विधेयक अर्थात भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, क्योंकि उस समय अधिनियम तो था नहीं, अधिनियम कब बनेगा जबकि विधेयक पारित हो जाए, उस प्रक्रिया से जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दी है 106, 107, 108, 109, ठीक है। 109 तो नहीं कहना चाहिए, धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन जो विधायन संबंधी प्रक्रियाएं हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इन्हीं आर्टिकल्स में दी गई। मेरा ख्याल है 107 से शुरू होता है, 106 तो उसमें शामिल नहीं है, 107 से शुरू होता है और कहां तक जाता है आपका 117 वहां तक जाता है, 117 में है ना, ठीक है। वहीं तक फाइनेंशियल बिल और सारी चीजें वहां पर आती, वित्त विधेयक, धन विधेयक, इन सबको पारित करने की प्रक्रिया, ठीक है, वो सारी चीजें वहां पर है, ठीक है। तो विधायी प्रक्रिया जो भारत के संविधान में दी गई उसके मुताबिक जब कोई भी चीज पारित हो जाती तो वो अधिनियम का स्वरूप ग्रहण करती है, उससे पहले वह विधेयक रहती है। तो इसीलिए उसने लिखा कि तदनुसार तारीख 11 अगस्त 2023 को एक विधेयक अर्थात भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा में पुनः स्थापित किया गया। यानी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों, पार्लियामेंट के जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, बिल दोनों में आ सकता है और दोनों में आया हुआ बिल अंततः अधिनियम का स्वरूप यह ग्रहण कर सकता है। तो एग्जाम में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट था
वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था या राज्यसभा में? तो यहां लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और वो फर्स्ट जो प्रपोजल था, जो फर्स्ट बिल था, वह अधिनियम का स्वरूप ग्रहण नहीं कर पाया। ये भी इसमें लिखा है, क्या कहता, तदनुसार तारीख 11 अगस्त 2023 को एक विधेयक अर्थात भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा में पुनः स्थापित किया गया था। विधेयक विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को संपर्क, विचार और रिपोर्ट हेतु निर्दिष्ट किया गया था। यानी जो होम डिपार्टमेंट था, उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी थी, उसको रेफर हो गया। ठीक है, उसको रेफर हो जाने के बाद समिति ने विचार विमर्श करने के पश्चात तारीख 10 नवंबर 2023 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें की थी विद रिकमेंडेशंस। वो वापस आया था और रिकमेंडेशन संसद मानती या न मानती, ये संसद का अपना प्राधिकार था, क्योंकि विधायिका को किसी भी विधेयक को किसी भी रूप में पारित करने के लिए विवश ये नहीं किया जा सकता। वो संप्रभु है और वह जिस रूप में चाहे जिस विधेयक को पारित करे। तो रिकमेंडेशन सहित वापस आया। लेकिन सीधी सी बात है, अगर हमने आपको कुछ विचार के लिए भेजा है और आप अपना विचार करने के उपरांत वह चीज हमें वापस करते हो, तो मेरा यह नैतिक कर्तव्य है कि हम आपके विचारों को सम्यक महत्व ये प्रदान करें। और सम्यक महत्व का मतलब यह हुआ कि यदि आपके विचार वाकई उपयोगी हैं, तो सिर्फ इसलिए कि वे आपके विचार हैं, उन्हें तिरस्कृत या उन्हें ठीक है छोड़ देने का कोई कारण नहीं है। यदि वे उपयोगी विचार हैं संबंधित विषय पर, तो उनका सम्मान यह हमें करना ही चाहिए। ठीक है, यही लोकतांत्रिक भाव है, यही डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, दूसरे के विचार का सम्मान। इसी को लोकतांत्रिक भाव कहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र का जो अर्थ आपने समझ रखा है वह भीड़ तंत्र है, वह लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, 10 लोग कुछ कह रहे हैं तो जरूरी नहीं वो ठीक ही कह रहे हैं। जो कोई अकेला भी कुछ कह रहा है वो भी ठीक हो सकता है। ठीक के पक्ष में खड़े होना ये लोकतंत्र है। बहुमत के पक्ष में खड़े होना ये भीड़ तंत्र है। ठीक है, तो स्टैंडिंग कमेटी को गया, स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस आई। वो रिकमेंडेशंस ऐसी थी कि उनके मुताबिक जो संबंधित विधेयक जिस पर रिकमेंडेशन प्राप्त हुई, उन्हें उस विधेयक को वापस लेना ही ठीक था। इसलिए गवर्नमेंट ने उसको वापस लिया। कहता है अपनी सिफारिशें की थी, समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया और लोकसभा में लंबित विधेयक को वापस लेने और समिति द्वारा की गई उन सिफारिशों को सम्मिलित करते हुए दोबारा रिकमेंडेशन को स्थान मिला, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। एक नया विधेयक पुनः स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है। ठीक है, फिर दूसरा विधेयक आया। ठीक है, प्रस्तावित विधान, ये जो आपका हमारे सामने आ गया साक्ष्य अधिनियम, ये दोबारा जो इनेक्टमेंट, दोबारा जो प्रपोजल आया बिल का, उसके आधार पर आया है। कहता है कि और ये निम्न बातें उस मूल अधिनियम में नहीं थी जो पहली बार प्रस्तावित हुआ था, अब ये बातें भी इसमें शामिल हो गई। कहता है ये उपबंध करता है कि साक्ष्य के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई सूचना भी है, जो इलेक्ट्रॉनिक साधनों से साक्ष्यों, अभियुक्त, विशेषज्ञों और पीड़ितों की उपस्थिति को अनुज्ञात करेगा। ये नई बात आई है। इससे पहले ठीक है आपका पुरानी सीआरपीसी में भी 272 में उपबंध किया था दृश्य शब्द। ठीक है, उससे किसी साक्षी का साक्ष्य अभिलिखित हो सकता था। 272 था, 273 था, संभवतः 272 या 273 ये था पुरानी सीआरपीसी। अब तो सीआरपीसी भी बदल गई। लेकिन अन्य लोगों की ठीक है आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से न्यायालय में उपस्थित होकर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ठीक है न्यायालय में उपस्थित होकर सूचनाएं देना ये अलाउड नहीं था पिछले अधिनियमों में। ठीक है, साक्षी उपस्थित होता है न्यायालय में तो क्या करता है,
साक्षी न्यायालय में उपस्थित होकर संबंधित विषय पर न्यायालय को सूचना देता है। साक्षी के द्वारा दिया गया साक्ष्य एक सूचना भी है। भाई साक्षी जो बात कह रहा है उससे न्यायालय को सूचना ये भी तो मिल रही है संबंधित विषय पर कि इन्होंने ये किया। साक्ष्य के तौर पर आप जो कुछ प्रस्तुत करते हो, साक्ष्य के तौर पर आप क्या क्या प्रस्तुत करते हो, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन वॉट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग एज एविडेंस बिफोर द कोर्ट, ठीक है, उससे क्या होता है, एक सूचना ये भी निकलती ही है। तो कहता है चाहे साक्ष्य हो और चाहे साक्षी हो, चाहे पीड़ित हो और चाहे अभियुक्त हो। आप कहेंगे अभियुक्त तो साक्ष्य देने के लिए विवश ये किया ही नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और जो पिछली बार हम लोग सीआरपीसी पढ़ रहे थे तो इस बात पर चर्चा हुई थी कि 313 जिसमें अभियुक्त की परीक्षा होती है पुरानी सीआरपीसी में, नई में भी कोई ना कोई सेक्शन होगा, अभी देखी नहीं। वो क्यों रखी जाती है, उसका पर्पस क्या है? 313 अभियुक्त की परीक्षा इसका उपबंध करती है। और सेक्शन 313 क्या कहता है? अभियोजन का साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत अभियोजन साक्ष्य की जो विशिष्टियां हैं वह अभियुक्त के समक्ष रखी जाएंगी और अभियुक्त से उन विशिष्टियों के संबंध में उसका उत्तर यह आहूत किया जाएगा। उन विशिष्टियों पर उसका जो उत्तर आएगा न्यायालय मामले को निर्णित करते समय उसे ध्यान में रख सकता है, किंतु उसे शपथ नहीं दिलाई जाएगी। क्यों शपथ किसको दिलाई जाती है? साक्षी को, अभियुक्त साक्षी नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि अभियुक्त साक्षी नहीं है और अनुच्छेद 20 की वर्जना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, अनुच्छेद 20 कहती है कि किसी को हम उसके अपने ही विरुद्ध साक्षी होने के लिए विवश ये कर भी नहीं सकते। तो अभियुक्त से आखिर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में सफाई, उसका कथन जो वह अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में करना चाहता है, आखिर हम किस प्रकार प्राप्त करें, उसकी टेक्निक क्या हो, उसकी तकनीक क्या हो, यह एक समस्या है। अगर अभियुक्त की परीक्षा से संबंधित कोई उपबंध नहीं होगा और अभियुक्त साक्ष्य देने का, ठीक है, विनिश्चय ये करे ना, अभियुक्त ये कहे कि हम साक्ष्य देंगे नहीं क्योंकि इट इज योर ड्यूटी, यू मस्ट प्रूव द गिल्ट ऑफ माई सेल्फ, आप मेरे दोष को साबित करें, हम कुछ नहीं बोल रहे, हम चुपचाप खड़े हैं। तो आप अभियुक्त को बोलने के लिए अपनी सफाई में विवश नहीं कर सकते क्योंकि उसे साक्षी होने के लिए कोई विवश नहीं कर सकता अपने ही विरुद्ध। तो आखिर अभियोजन ने जो कुछ उसके बारे में कहा उसका कथन हम कैसे प्राप्त करें, यह समस्या है। इस समस्या के समाधान हेतु पुरानी सीआरपीसी में अभियुक्त की परीक्षा किए जाने हेतु एक सेक्शन 313 के रूप में यह मौजूद था। नई सीआरपीसी में भी निश्चित ही होगा, जब हम लोग पढ़ेंगे यथास्थान देखेंगे। और 313 में कहता है कि अभियोजन जो साक्ष्य प्रस्तुत करेगा उसकी विशिष्टियां उसके सामने रखी जाएंगी और न्यायालय उसके उत्तर को प्राप्त करेगा उन विशिष्टियों के संबंध में, क्या कहना चाहता है वो उन विशिष्टियों के संबंध में, किंतु उसे शपथ नहीं दिलाई जाएगी। क्यों? वो उस समय साक्षी नहीं है, लेकिन वो स्वयं उत्तर दे रहा है उन विशिष्टियों के संबंध में, इसलिए उसके उत्तर को विचार में लिया जा सकता है, ऐसा 313 में लिखा है। ठीक है, तो अभियुक्त साक्षी नहीं होता, यह सही है, लेकिन फिर भी अभियुक्त से सूचनाएं पिछली सीआरपीसी में भी 313 में प्राप्त की जा सकती थी और अब भी कोई ना कोई सेक्शन जरूर होगा। और अभियुक्त जो परीक्षा अभियुक्त की होती है 313 में, उससे सूचना न्यायालय को मिलती है, ठीक है ना। साक्ष्य से भी न्यायालय के समक्ष जो ठीक है साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है उससे भी न्यायालय सूचना ग्रहण करता है। साक्षी जो कुछ न्यायालय के समक्ष कहता है न्यायालय उससे भी सूचना ग्रहण करता है। न्यायालय के समक्ष अभियुक्त जो परीक्षा अपनी देता है उससे भी न्यायालय सूचनाएं ग्रहण करता है और इन सारी सूचनाओं के माध्यम से बस उसके समक्ष जो विषय विचार के लिए रखा गया है
उस पर अपने निष्कर्ष को, अपने निर्णय को प्रतिपादित करता है। यही न्यायालयों के समक्ष निर्णय की प्रक्रिया है। अब तक क्या हो रहा था? अब तक यह हो रहा था कि अगर अभियुक्त बीमार है, अस्पताल से नहीं आ सकता, तो अभियुक्त की परीक्षा किए बिना हम मामले को चूंकि निर्णित नहीं कर सकते, ठीक है ना, कैसे निर्णित कर देंगे? अभियुक्त ने जो साक्ष्य उसके विरुद्ध न्यायालय के समक्ष रखा है, उसके संबंध में उसका स्पष्टीकरण तो आना चाहिए। हम उसकी परीक्षा के बिना निर्णित नहीं कर सकते, और वो आ नहीं सकता क्योंकि वो बीमार है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ये ग्राह्य नहीं, ठीक है, और साक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता अपने पदीय कार्यों के कारण। इंपॉर्टेंस देखी जाएगी। एक लोक सेवक आपको साक्षी के तौर पर न्यायालय में चाहिए, नो डाउट। न्याय प्रशासन बहुत बड़ा काम है, लेकिन जो मर गए और जो जीवित हैं, इन दोनों के हितों में अगर कोई टकराव हो तो जीवित व्यक्ति के हितों को प्राथमिकता ये देनी होगी। अगर संबंधित लोक सेवक को अपने कार्यस्थल पर मौजूद रहकर जीवितों के हित के लिए कार्य करना अधिक, ठीक है, समुचित माना जाएगा, तो न्यायालय में उसकी उपस्थिति टाली जाएगी और इसके कारण विलंब ये कारित होता चला जाएगा। और जबकि आज हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर ली है, ऐसे आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है मानो हम आपके रूम में ही मौजूद हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आखिर कोई लाभ ये तो मिलना चाहिए न्याय प्रशासन में। जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, हमने बार बार कहा, कल भी कहा, उसका उपयोग सिर्फ रील बनाने के लिए हो, जीभ निकाल के बुरे बुरे मुंह बनाकर, ठीक है, मनोरंजन के लिए हो, ये तो कोई उपयोगी बात नहीं हो सकती। तो इसलिए इसको पारित किया कि साक्षी, पीड़ित और अभियुक्त, इनसे सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी प्राप्त की जा सके, इसके लिए इसको पारित किया है। तो कहता है इसका उपबंध भी ये कर रहा है, कह रहा है ये उपबंध करता है कि साक्ष्य के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई सूचना भी है, यानी वह सूचना तो है ही जो साक्षी प्रत्यक्ष उपस्थित होकर अब तक देता रहा है न्यायालय को, वह सूचना तो है ही जो अब तक 313, ठीक है, के अंतर्गत अभियुक्त अपनी परीक्षा के, ठीक है, नाते से देता रहा है, वो तो है ही, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई सूचना भी है। उसने भी कहा है, एक्सक्लूसिव नहीं कहा कि ही है, ये नहीं शब्द है, उसने कहा भी है। तो भी और ही, इस पर ध्यान हमारा होना चाहिए, तभी आपने सम्यक रूप से किसी अधिनियम को पढ़ा है ये कहा जा सकता है। बेर पढ़ना एक कला है, बेर पढ़ना एक कला है, और ये कला जब तक नहीं आती, ठीक है, तब तक आप, ठीक है, कानून की दुनिया में कलाकार कहलाएं, ये तो नहीं हो सकता। ये कला तो आनी ही चाहिए, ठीक है। तो बेर अपने में एक कला है पढ़ना। कहता है यह उपबंध करता है कि साक्ष्य के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई सूचना भी है, क्योंकि जब तक बेर उसकी भाव के अनुरूप, उसकी स्पिरिट के अनुरूप नहीं पढ़ा जाएगा, उसका अर्थ क्लियर नहीं हो सकता। आप इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते जैसे आला पढ़ रहे हो। अगर आप आला की तरह से पढ़ेंगे तो ये वो प्रभाव पैदा नहीं करेगा जो प्रभाव इसको पैदा करना चाहिए, ठीक है। आप अपने उच्चारण में आरोह और अवरोह ये लाते ही हैं एक निश्चित प्रकार के प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए। जब आप किसी को फटकारते हैं तो आपके उच्चारण शब्द वही होते हैं, लेकिन उन शब्दों को उच्चारित करने का तरीका ये जरूर बदलता है, और शब्दों को उच्चारित करने का तरीका बदलने मात्र से
अर्थ बदल जाते हैं। जैसे आप कहते हैं अरे आइए आइए, इसका मतलब व्यंग में आप बात कर रहे हैं। जैसे ही आप कहते हैं अरे आइए आइए बैठिए, आपका, इसका मतलब आप उसका सत्कार कर रहे हैं। शब्द तो वही है आइए, उच्चारण के तरीके मात्र से भावना बदल गई। ठीक है, और भावना संबंधों को परिभाषित कर देगी। आप किसी अरे आइए आइए तो थप्पड़ मारेगा आपके, ठीक है, और आइए आइए बैठिए तो वो आपके प्रति अच्छा भाव रखेगा। उच्चारण का आरोह अवरोह संबंधों को परिभाषित कर सकता है। ये व्यक्ति व्यक्ति के बीच के संबंध हो, ये व्यक्ति वस्तु के बीच के संबंध हो, ये विषय और, ठीक है, अध्येता के बीच के संबंध हो। तो यहां बेयर उसी भाव से पढ़िए जिस भाव से विधायिका ने लिखा है। कहता है कि ये उपबंध करता है कि साक्ष्य के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई सूचना भी है जो इलेक्ट्रॉनिक साधनों से, हर प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सूचना नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक साधनों से, ठीक है, यानी इंटरनेट के माध्यम से, या जो इलेक्ट्रॉनिक साधनों से, कहता है जो इलेक्ट्रॉनिक साधनों से साक्ष्यों, अभियुक्त, विशेषज्ञों और पीड़ितों की उपस्थिति को अनुज्ञात करेगा। यानी एआई के माध्यम से डॉक्टर साहब कोर्ट से जुड़ गए, एआई के माध्यम से आईओ या पीड़ित या अभियुक्त ये जुड़ गया, और फिर वो जो सूचना दे रहा है उसको भी शामिल किया जाएगा। ठीक है ना, साक्ष्य के अंतर्गत वो सूचना भी शामिल मानी जाएगी। ये अधिनियम इसका भी उपबंध करता है। ये बिल्कुल शुरुआत में वो कह रहा है, अभी वी हैव नॉट इंटर्ड, अभी हमने प्रवेश नहीं किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। और जब पढ़ा जाता है तो फॉर एवर पढ़ा जाता है, जल्दबाजी कोई नहीं है। ये शांति काल है, इस समय कोई एग्जाम देने आप नहीं जा रहे, एग्जाम युद्ध काल है। और शांति काल में चीजों को विस्तार से समझा जाता है, और युद्ध काल में उन्हें फार्मूला बेस्ड करके दिमाग में बैठाना जाता है। तो इस समय सब कुछ देखना है, इसलिए आराम से पढ़ना है, सारी चीजों को समझ कर देखना है। ठीक है, तो कहता है कि विशेषज्ञ और पीड़ितों की उपस्थिति को अनुज्ञात करेगा। यह किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख को साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता का उपबंध करता है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या, ठीक है, डिजिटल मैग्नेटिक फॉर्म में, ठीक है, किसी चीज को किसी अभिलेख में संग्रहित कर देने की प्रक्रिया, इसका नाम होता है। आपकी आवाज डिजिटल फॉर्म में, सीडी में सारी चीजों में रिकॉर्ड हो जाती है, आपकी पिक्चर डिजिटल फॉर्म में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और डिजिटल फॉर्म में अगर कहीं कुछ रिकॉर्ड किया गया है, वो भी न्यायालयों में ग्राह्य करने के लिए साक्ष्य के तौर पर यह अधिनियम अब उपबंध करा। और पहले ये नहीं है, पहले ये नहीं, और अगर है भी तो बहुत सीमित रूप से, बहुत सीमित। अब विस्तार से सारी चीजें आ गई। कहता है ये किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख को साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता का उपबंध करता है जिसका वही विधिक प्रभाव, विधि मान्यता और प्रवर्तनीयता होगी जो कि अन्य दस्तावेज की होती है। इन्फोर्सिबिलिटी, प्रवर्तनीयता, विधि मान्यता, लीगलिटी, ठीक है, और इफेक्ट उसका वही, मानो कोई साक्ष्य अब तक आप प्रस्तुत करते रहे, जैसा प्रभाव, प्रवर्तनीयता और विधि मान्यता अब तक अन्य साक्ष्यों को दी जाती रही है, वही अब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और डिजिटल अभिलेखों को दी जाएगी। ठीक है, फिर कहता है यह द्वितीयक साक्ष्य का विस्तार करता है। कल हमने कहा था कि विस्तार करता है, घटाता नहीं है, बढ़ाता है। इसलिए दिमागों से ये निकाल दीजिए कि कुछ पुराना पढ़ा बेकार हो गया। पुराने में विस्तार हुआ है, पुराना बेकार नहीं हुआ है। पुराना तो आना ही चाहिए, पुराना नहीं तो नया भी नहीं आएगा। इसलिए
दुख नहीं मनाई है, ठीक है, दुख मनाने जैसी कोई बात भी नहीं है कि अब तक हमने जो पढ़ा वो तो सब चला गया, कहीं नहीं गया। कहा कहा उसने तो विस्तार किया, उसने कुछ घटाया नहीं। उसने कहा यह द्वितीयक साक्ष्य का विस्तार करता है। पहले केवल और केवल प्रमाणित प्रतियां ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाओं से बनाई गई, ठीक है, प्रतियां और उनसे तुलना की गई प्रतिलिपियां आदि आदि, ये द्वितीयक साक्ष्य था। अब इसमें हैश वैल्यू ये भी शामिल की गई। हमें हैश वैल्यू के बारे में ज्यादा नहीं मालूम, क्योंकि आई एम नॉट ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन इतना मालूम है कि हैश वैल्यू एक ऐसी चीज होती है, ठीक है, क्या होता है जब आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो फाइल डाउनलोड करने पर एक हैश वैल्यू नाम की चीज, पासवर्ड ऐसा वो होता है, जैसा आपका पासवर्ड होता है, ऐसे एक हैश वैल्यू नाम की चीज वो जनरेट होती है। और वो हैश वैल्यू डालकर आप किसी भी कंप्यूटर से कोई चीज निकालेंगे तो वो बिल्कुल ठीक वैसी ही होगी जैसे मूल की है, जैसे मूल है। मूल और जो निकल कर आएगा इसमें कोई अंतर नहीं होगा, अन्यथा हैश वैल्यू बदलेगी, हैश वैल्यू बदलेगी। यानी अगर टेम्पर कर दी गई फाइल तो हैश वैल्यू बदल जाएगी, मूल हैश वैल्यू से वो चीज खुलकर आ ही नहीं सकती। यानी हैश वैल्यू कोई ऐसी एक ऐसा मानक है जो जनरेटेड फाइल होकर जो आ रही है, उस जनरेटेड फाइल को मूल के समान होने का, ठीक है, मूल के समान होने की गारंटी देती है। हैश वैल्यू एक ऐसी चीज है, हैश वैल्यू के माध्यम से हम ये तय कर सकते हैं, ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो कुछ मेरे सामने रखा है ये ठीक वैसा ही है जैसा मूल है। और द्वितीय साक्ष्य में हमें यही तो चाहिए भाई, द्वितीय साक्ष्य में मूल नष्ट हो चुका होता है, यह मूल को सुविधापूर्वक न्यायालय के समक्ष रखा जाना संभव नहीं होता, क्योंकि दस्तावेज के तौर पर वो इतना भारी है कि उसे सुविधापूर्वक वहां से उठाकर लाना न्यायालय में उचित नहीं है। कई बार लोक नीति की, पब्लिक पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस सबको वहां लाना उचित नहीं होता। लेकिन मूल में क्या लिखा है यह न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के तौर पर दिया जाना आवश्यक होता है। तो मूल में जो कुछ लिखा है उसे डिजिटली हमने कहीं ले लिया और हैश वैल्यू उसकी जनरेट कर ली, उस हैश वैल्यू के माध्यम से न्यायालय में हमने निकाल लिया। तो हैश वैल्यू ये तय कर रहा है कि जो कुछ न्यायालय के समक्ष रखा है ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा मूल है, क्योंकि दोनों के हैश वैल्यू एक हो ही नहीं सकती अगर उसमें कहीं कोई टेम्परिंग है। यही तो चाहिए, ठीक है, बड़ी आसानी से हो सकता है। तो द्वितीय साक्ष्य का विस्तार किया जाना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को ध्यान में रखते हुए जरूरी है, कर दिया, दिक्कत क्या है, घटाया थोड़ी बढ़ाया। कहता है ये द्वितीय साक्ष्य का विस्तार करता है ताकि मूल से यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई प्रतियां मूल के साथ बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां दस्तावेजों के प्रतिलेख के साथ उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उनका निष्पादन नहीं किया था तुलना की जा सके। ठीक है, ये तो पहले से ही है सारा कुछ। द्वितीय साक्ष्य में हम लोग देखते ना, धारा 63 कहती थी तस्मिन पश्चात वर्णित उपबंधों के अधीन ये है कि दस्तावेजों के अंतर वस्तु या तो प्राथमिक साक्ष्य या द्वितीय साक्ष्य साबित की जाएगी। ये पहले 63 होता था, 64 फिर द्वितीय साक्ष्य की डेफिनेशन देता था और 65 कहता था निम्न दशाओं में मूल का द्वितीय साक्ष्य दिया जा सकेगा। ये सारी बातें होती थी। तो जब हम 64 में पढ़ते थे द्वितीय साक्ष्य की डेफिनेशन तो ये सारी चीजें आती थी, वो सब हैं, उन्हें नहीं हटाया। ठीक है, कहा कि तुलना की जा सके और किसी व्यक्ति द्वारा दस्तावेज के अंतर वस्तु का विवरण जिसने उन्हें देखा है ये भी था, और अब बढ़ा दिया और मूल अभिलेख की मैचिंग हैश वैल्यू द्वितीय साक्ष्य के रूप में, साक्ष्य के सबूत के रूप में ग्रह्य होगी। मैचिंग हैश वैल्यू जो सेकंड फाइल निकल कर आती है उसे मैचिंग हैश वैल्यू ही कहा जाता है। तो जो मैचिंग हैश वैल्यू है वो द्वितीय साक्ष्य के रूप में ग्रह्य होगी। ये बढ़ा दिया, क्या ऐसा आफत हो गई जो लगता है मार किताब जो है अब जाने कौन सी धरती लौट जाएगी। कोई धरती नहीं लौटनी, बिल्कुल ठीक वैसा ही है, क्योंकि मूल सिद्धांत ये बदल ही नहीं सकते कानून के। न्याय मूल सिद्धांत वो आप पीछे देखेंगे
पीछे यानी सदियों पूर्व देखें तो भी न्याय के मूल सिद्धांत यही है। मूल सिद्धांतों में कभी परिवर्तन संभव नहीं, तो वो यहां भी नहीं हुआ। फिर कहता है चौथा, ये उन तथ्यों के प्रमाणन को न्यायालयों में सीमित करने के लिए है जो ग्राह्य हैं। प्रस्तावित विधेयक साक्ष्य के साधनों द्वारा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से व्यवहार करने के लिए न्यायालयों के व्यवसाय के नियमों में अधिक स्पष्टता और एकता लाने का, एक रूपता लाने का प्रस्ताव करता है। अंग्रेजी में देख लेंगे, कहता है इट सीक्स टू पुट लिमिट्स on the facts which are admissible and its certification as such in the courts। ये उन तथ्यों को सीमित करना चाहता है जो न्यायालयों में ग्राह्य हो। ठीक है, उन तथ्यों को सीमित करना चाहता है। देखिए, मामले से संबंधित बहुत सारे तथ्य हो सकते हैं, सब तथ्यों को न्यायालय में रखना जरूरी नहीं है। किसी घटना में जो घटते हैं, जैसे घटना में कोई घटना घटनी शुरू हुई, ए ने बी को मारा तो ए घर से चला, ठीक है, बी का कुत्ता भौंकने लगा, ठीक है, लाइट जल रही थी, ठीक है, ए ने कौन से कपड़े पहन रखे थे, ए ने बीच में तंबाकू मल के खाई थी, तो तंबाकू मल के खाई ये कौन सा भाई। इससे वे तथ्य जो घटना की प्रकृति पर, घटना के कारण पर प्रकाश डालें, घटना की प्रकृति पर जो तथ्य प्रकाश डालें उनका, ठीक है, जो न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देना, ये ठीक है जरूरी है और उन्हीं को ग्राह्य होना चाहिए। सारे तथ्यों को ग्राह्य बनाना ये, ठीक है, ये न्यायालय के समय की बर्बादी है। ठीक है, तो पहले भी उन्होंने क्या कहा था सेक्शन 5 में, विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य ग्राह्य होगा। यदि पूर्व के अधिनियम में भी तथ्यों को सीमित किया था, एक लिमिट, एक मर्यादा तथ्यों के प्रस्तुतिकरण पर पूर्व के अधिनियम में भी थी, वो अभी भी चालू है, वो कहीं बदल थोड़ी गई। तभी वो कह रहा इट सीक्स टू पुट लिमिट्स ऑन द फैक्ट्स व्हिच आर एडमिसिबल एंड इट्स सर्टिफिकेशन एज सच इन द कोर्ट्स। ठीक है ना, ये अधिनियम क्या प्रस्ताव करता है, ये प्रस्ताव करता है कि उन तथ्यों की संख्या को सीमित किया जाए जो तथ्य न्यायालय के समक्ष ग्राह्य होंगे, और न्यायालय के समक्ष ग्राह्य तथ्यों को इस रूप में प्रमाणित करना, यह भी इस न्यायालय का, इस अधिनियम का उद्देश्य है। तो करेगा, पहले भी करता था सुसंगत और ग्राह्य के रूप, अब भी करेगा। ठीक है, और फिर क्या कहता है, द प्रपोज्ड बिल इंट्रोड्यूसेस more precious and uniform rule of practice of courts in dealing with facts and circumstances of the case by means of evidence। ठीक है, न्यायालय के समक्ष जो मामले आ रहे हैं उनसे व्यवहार करने के लिए साक्ष्य के नियमों में एक रूपता रहे। ऐसा न रहे कि तमिलनाडु में कोई और नियम और जम्मू कश्मीर में कोई और नियम, एक रूपता रहे, इसके लिए भी ये बिल लाया गया। तो ऑब्जेक्ट एंड रीजन आप देख रहे हैं, तो मोटे तौर पर एक ही बात आ रही है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको शामिल किया जाए, ये ज्यादा, ठीक है, स्पष्ट उद्देश्य इस नए अधिनियम के पीछे में दिखाई दे रहा है। और इसके कारण से पुराने में कुछ छूट गया हो ऐसा नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण जो जोड़ना जरूरी हो रहा है सिर्फ उतना ही जोड़ा, बाकी कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, और फिर ये पहले भी था कि खंडों का टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करता है। टिप्पणियां जो चुनी रहती हैं दृष्टांतों के तौर पर, वो पहले भी उपबंधों को स्पष्ट करती थी। और हम तो हमेशा ही कहते रहे कि आप दृष्टांत को, टिप्पणी को अदरवाइज नहीं लेंगे, वो कम महत्व की नहीं है बेयर सेक्शन से, क्योंकि दोनों एक ही सोर्स से आई, दोनों की सोर्स लेजिस्लेचर है। अब वही बात उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दी, तो क्या नया हो गया, क्या कठिन हो गया, कुछ भी तो नहीं। ठीक है ना, और फिर कहता है विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट एंड रीजन प्रियम्बल, इस पर हम लोगों ने बात की। आज की क्लास काहे पर है, ऑब्जेक्ट एंड रीजन और प्रियम्बल। कल हम लोग प्रॉपर अधिनियम में प्रवेश करेंगे और कल की कल देखेंगे।